विद्यार्थियों, पुनः स्वागत है आपका। पिछले वीडियो में अपन ने शीत युद्ध के बारे में, शीत युद्ध की पृष्ठभूमि, शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है, शीत युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे, इसके बारे में अपन ने अध्ययन किया। और शीत युद्ध के जो विभिन्न चरण हैं, जिनमें 4 चरणों के बारे में अपन ने अध्ययन किया था कि शीत युद्ध के मुख्यतः 4 चरण थे। और इन 4 चरणों में शीत युद्ध जो है वो किस तरह महाशक्तियों के बीच में फैला और विश्व जो है वो ठीक 2 गुटों में बट गया, पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट। लेकिन मैंने आपको बताया, पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि 1962 के बाद जो क्यूबा संकट आया, इस क्यूबा संकट के बाद में जब महाशक्तियों ने इस क्यूबा संकट के परिणामों के बारे में सोचा कि किस तरह से महाशक्तियाँ, दोनों परमाणु संपन्न महाशक्तियाँ आपस में आमने सामने की स्थिति लगभग बन चुकी थी, और ऐसी स्थिति में दोनों ही महाशक्तियों ने अपने आप को सीमित करते हुए, संयमित करते हुए पीछे हटी। और इसके बाद में, और चूँकि ऐसी कई परिस्थितियाँ थी कि 1963 में सोवियत संघ में भी सत्ता की स्टालिन के बाद में सत्ता परिवर्तन हुआ। क्योंकि स्टालिन की जो नीति थी वो काफ़ी लो आवरण की नीति, जिनको कहा जाता है कि वो कट्टर साम्यवादी थे। और इस स्टालिन की नीति भी शीत युद्ध के प्रमुख कारणों में से एक मानी जाती है। लेकिन इसके बाद में 1962 के बाद में इन दोनों ही महाशक्तियों में, अमेरिका व सोवियत संघ के बीच में तनाव में जो कमी आई, इस कमी को, इस तनाव था, जो परस्पर भय था, परस्पर जो वैमनस्य था, परस्पर जो प्रतिद्वंदिता थी, एक दूसरे के जो राजनीतिक युद्ध की स्थितियां बनी, एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार युद्ध की जो वातावरण था, इसमें कमी आई, इसमें नरमी आई। इस नरमी को ही तनाव शैथिल्य या देतांत के नाम से जाना जाता है। तो अमेरिका व सोवियत संघ के बीच कूटनीतिक व्यवहार में जो परिवर्तन आया, इस परिवर्तन को देतांत के नाम से अपन जानते हैं। 2 राज्यों के तनावपूर्ण संबंधों की समाप्ति को देतांत की संज्ञा दी जाती है। और ये देतांत में शाब्दिक अर्थ समझिए कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना इसमें आती है। इसके अंतर्गत 2 देशों के बीच में तनाव को जो है वो कम किया जाता है। और विशेष रूप से देतांत शब्द का जो प्रयोग है वो 1962 के बाद में सोवियत संघ व अमेरिका के बीच में जो तनाव में कमी आई, उस कमी को अपन तनाव शैथिल्य के रूप में जानते हैं। इस प्रक्रिया में देखिए, देतांत प्रक्रिया शीत युद्ध की समाप्ति नहीं है। देतांत की प्रक्रिया में महाशक्तियों के बीच में वैचारिक या अन्य मतभेद समाप्त नहीं होते हैं। देतांत की विशेषता यह है कि दोनों के मध्य वैचारिक मतभेद या शक्ति प्रतियोगिता के बावजूद उनमें विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग अधिक बाधा उपस्थित नहीं करता। अर्थात कि तनाव शैथिल्य का मतलब ये नहीं है कि दोनों के बीच में मतभेद समाप्त हो गए हैं या वैचारिक अंतर समाप्त हो गया है। देतांत की विशेषता ये है कि दोनों ही महाशक्तियों के मध्य में वैचारिक मतभेद या शक्ति संघर्ष की प्रतियोगिता के बावजूद कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन क्षेत्रों में सहयोग विकसित होता है। वास्तव में इस शब्द की जो उत्पत्ति है उसका शाब्दिक अर्थ है कि तनाव में कमी या रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन, अर्थात तनाव में शैथिल्य आना। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों प्राय इसका प्रयोग अमेरिका व सोवियत संघ के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्याप्त तनाव में जो कमी आई और उनमें बढ़ने वाले सहयोग व शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना के रूप में किया जाता है। ये वस्तुतः फ्रेंच भाषा का शब्द है, ठीक है ना। तो अब इसके आधार क्या थे कि भाई तनाव शैथिल्य क्यों आया। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय विद्वान जो है प्रोफेसर MS राजन ये कहते हैं कि इसमें महाशक्तियों के आपसी हित थे, क्योंकि 1946 के बाद से ही लगातार इन 15-17 वर्षों में महाशक्तियों ने शीत युद्ध के परिणामों का अनुभव किया और ये देखा कि आपस में टकराव से एक दूसरे की जो अर्थव्यवस्था है, एक दूसरे का जो विकास कार्यक्रम है, वो काफ़ी प्रभावित हो रहा है। तो MS राजन कहते हैं कि इसके पीछे महाशक्तियों के आपसी हित भी थे और उन दोनों देशों की जनताओं की आकांक्षा भी थी कि दोनों ही देशों की जनता ये चाहती थी कि महाशक्तियों के बीच में जो तनाव उसको कमी लाई जाए और परस्पर सहयोग के द्वारा ही दोनों ही महाशक्तियों को आगे बढ़ना चाहिए।
और मूलतः ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है कि तनाव शैथिल्य जो है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है, डेटांट जिसको कहते हैं। अब पहला इसका जो तनाव शैथिल्य क्यों आया, इसके पीछे जो कारण है, उसका पहला कारण है वो है आर्थिक विकास। क्योंकि 1946 से अपन इसका प्रारंभ मानते हैं औपचारिक रूप से, और 1962-63 तक का जो काल था, इस 17 वर्षों में देखा गया कि दोनों ही महाशक्तियों ने एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा में, एक दूसरे के जो मित्र राष्ट्र थे, एक दूसरे के जो सपोर्टिंग स्टेट्स थे, उनकी सहायता करने में, उनकी आर्थिक सहायता करने में काफ़ी कुछ पैसा व्यय किया। इससे दोनों देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो प्रभावित हुई। तो ये एक पहला कारण यही है कि दोनों देशों ने अपने आर्थिक हितों के बारे में सोचा, और जो लंबा बड़ा व्यय जो है ना अपने ग्रुपबाजी के लिए किया था, इससे दोनों देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो प्रभावित हुई थी। दूसरा है परमाणु युद्ध का भय, क्योंकि दोनों ही परमाणु संपन्न शक्तियाँ थी, और मैंने आपको बताया कि 1962 में क्यूबा संकट के समय में तो काफ़ी तृतीय विश्व युद्ध की या परमाणु युद्ध की संभावना भी बन गई थी। तो दोनों ही महाशक्तियाँ परमाणु संपन्न राष्ट्र है, और इस परमाणु संपन्न राष्ट्र होने के कारण ये भय का संतुलन जो है वो इनके बीच में बना, और इससे भी दोनों महाशक्तियों के बीच में तनाव में कमी आई। आर्थिक विकास के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। दोनों ही तीव्र गति से बढ़ने वाली आर्थिक महाशक्तियाँ थी, और इन दोनों ही महाशक्तियों को एक दूसरे से कच्चे माल की आवश्यकता महसूस की गई, इसलिए भी ये दोनों देशों के बीच में सहयोग बढ़ा आपस में। चौथा देखिए, सबसे महत्वपूर्ण कारण है साम्यवादी गुट का ढीलापन। इसमें 1963 के बाद में सोवियत संघ और चीन के बीच में तनाव बढ़ा सीमा विवाद को लेकर, और इस तनाव को देखते हुए सोवियत संघ की शक्ति कम हुई, और दुनिया में साम्यवादी फूट जो है वो विश्व समुदाय के सामने आई। ये कारण भी महत्वपूर्ण था, जिसके कारण से सोवियत संघ जो है वो अमेरिका के साथ सहयोग करने के लिए आगे बढ़ा। इसके अलावा अगला बिंदु देखिए, गुट निरपेक्ष देशों की भूमिका। अगले अध्याय में अपन पढ़ेंगे आगे कि ये गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था। कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में दो जो गुट बन गए, मैंने आपको बताया कि पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट, लेकिन इन दोनों गुटों से अलग भी कुछ ऐसे राष्ट्र थे भारत सहित, जो विश्व की इस गुटी राजनीति से दूर रहना चाहते थे, गुटी प्रतिस्पर्धा से दूर रहना चाहते थे, सैनिक गुटबंदी से दूर रहना चाहते थे। तो भारत सहित कई देशों ने मिलकर अपना एक अलग समूह बनाया, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना जाता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य ये नहीं था कि दोनों की गुटबंदी से ही पृथक रहना, बल्कि इस आंदोलन का उद्देश्य ये था कि जो दोनों महाशक्तियाँ हैं, अमेरिका व सोवियत संघ, इन दोनों देशों के बीच में आपस में समन्वय बढ़ाना, आपस में तालमेल बढ़ाना, एक मध्यस्थ की भूमिका के रूप में कार्य करना था। तो गुट निरपेक्ष देशों की भी इस तनाव शैथिल्य में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगला बिंदु देखिए, बहुकेंद्रवाद का जन्म। कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में मोटे रूप से दो महाशक्तियाँ सामने आई, लेकिन 1965 के बाद में इन दोनों महाशक्तियों के अलावा जापान है, जर्मनी है, ये भी महाशक्तियाँ के रूप में उभरी। तो विश्व द्विध्रुवी विश्व व्यवस्था के स्थान पर अब बहुकेंद्रवाद की ओर बढ़ रहा था, बहुपक्षवाद की ओर बढ़ रहा था। चीन भी एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा था। तो द्विध्रुवी व्यवस्था का ढीलापन आया और बहुकेंद्रवाद बढ़ा। इसने भी दोनों महाशक्तियों के बीच में जो तनाव बढ़ा, तो उसको कम करने का प्रयास किया था। इसके अलावा देखिए, अमेरिका तथा सोवियत संघ द्वारा सैनिक शक्ति की विफलता महसूस करना कि उन्होंने मान लिया कि सैन्य शक्ति के द्वारा किसी भी समस्याओं का हल नहीं हो सकता। इस दौरान पूर्व व पश्चिम के देशों के बीच में जो तनाव था पहले की तुलना में अब धीरे धीरे कम होने लग गया। सोवियत संघ में जो कृषि उत्पादन था वो प्रभावित होने लगा था, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि सोवियत संघ को पश्चिमी प्रौद्योगिकी की आवश्यकता महसूस होने लगी थी। सबसे महत्वपूर्ण कारण अब मैं आपको बताऊं, संयुक्त राष्ट्र संघ की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य इसलिए किया गया था, स्थापना इसलिए की गई थी कि विश्व को विश्व युद्धों से बचाना और राष्ट्रों के बीच में परस्पर सहयोग को बढ़ाना। तो ये जो कारण थे, जिसमें आर्थिक विकास है, दोनों महाशक्तियों के बीच में परमाणु युद्ध का भय है, एक दूसरे के कच्चे माल की आवश्यकता है,
साम्यवादी गुट का ढीलापन पड़ना, चूँकि चीन और सोवियत संघ के बीच में दोनों ही साम्यवादी देश थे लेकिन आपस में तनाव बढ़ा, गुट निरपेक्ष देशों की भूमिका थी, बहुकेंद्रवाद का जन्म हुआ। तो ये ऐसे कारण थे जिसके कारण से जो है वो दोनों महाशक्तियों के बीच में तनाव में कमी आई। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि स्टालिन के बाद में ख्रुश्चेव तथा जो ब्रेजनेव सत्ता में आए, उनकी शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीतियाँ भी इसमें महत्वपूर्ण उत्तरदायी थी। दोनों ही महाशक्तियों के द्वारा जो अनाप शनाप शस्त्रीकरण पर जो खर्चा किया जा रहा था, इसकी अर्थव्यवस्था प्रारंभ होने लगी। तो अंततः निष्कर्ष दोनों महाशक्तियों ने ये निकाला कि परस्पर तनाव से, परस्पर संघर्ष की स्थिति से दोनों ही महाशक्तियाँ आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रही थी, और इसी को ध्यान में रखते हुए दोनों ही महाशक्तियों ने परस्पर सहयोग और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात को आगे बढ़ाया, और ये तनाव शैथिल्य जो है स्थापित हुआ। अब दोनों ही महाशक्तियों के बीच में तनाव शैथिल्य स्थापित करने के लिए, तनाव में कमी लाने के लिए क्या प्रयास हुए? तो 25 जुलाई 1963 को दोनों देशों ने परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि की। इससे देतांत को बढ़ावा मिला कि जुलाई 1963 में आंशिक परमाणु निषेध संधि हुई, और इस संधि को बढ़ावा देने में दोनों ही महाशक्तियों की प्रभावी भूमिका रही थी। 1963 में दोनों देशों में आकस्मिक दुर्घटना में छिड़ने वाले युद्ध से निपटने के लिए हॉटलाइन समझौता हुआ। हॉटलाइन समझौता मतलब जब दोनों ही शासन के जो प्रमुख है वो आपस में टेलीफोनिक संपर्क बनाए रखेंगे। अगला बिंदु देखिए, दोनों देशों में तनाव को कम करने के लिए ग्लासगो शिखर सम्मेलन जून 1967 में हुआ। इसमें दोनों ने वियतनाम तथा मध्य पूर्व पर विचारों का आदान प्रदान किया। नेक्स्ट है 1968 में सोवियत संघ, अमेरिका तथा ब्रिटेन ने मिलकर परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसको अपने एनपीटी के नाम से जानते हैं, परमाणु अप्रसार संधि। आगे देखिए 1975 में कंबोडिया युद्ध की समाप्ति ने शीत युद्ध के अन्य केंद्र हिंद चीन को समाप्त कर दिया, अर्थात कि साम्यवादी व पूंजीवादी विचारधारा को लेकर ये दक्षिणी पूर्वी ये क्षेत्र जो हॉट स्पॉट बना हुआ था, इसमें कमी आई। 1975 में वियतनाम में युद्ध की समाप्ति तथा एकीकरण की प्रक्रिया में शीत युद्ध में कमी आई। 1977 में तृतीय यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन जो यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ, हेलसिंकी समझौते की भावना को मजबूत आधार प्रदान किया। और 26 मार्च 1979 को इजराइल व मिस्र के बीच में अमेरिका के कैंप डेविड समझौता कराकर मध्य पूर्व में संघर्ष को कम कर दिया। ये अरब इजराइल संघर्ष से जुड़ा हुआ मामला था कि अरब राष्ट्रों को तो सोवियत संघ का समर्थन था, इजराइल को अमेरिका का समर्थन प्राप्त था, तो अरब इजराइल संघर्ष भी शीत युद्ध की राजनीति का केंद्र बना हुआ था। लेकिन जब मार्च 1979 में अरब राष्ट्र मिस्र और इजराइल के बीच में अमेरिका की मध्यस्थता से जो कैंप डेविड समझौता हुआ, इसके कारण से मध्य पूर्व में संघर्ष को कम किया। अब देखते हैं कि ये जो देतांत आया अर्थात तनाव शैथिल्य जो आया, इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा, विश्व व्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। सबसे बड़ा प्रभाव तो ये है कि इसमें जो दोनों महाशक्तियों के बीच में तनाव था उसमें कमी आई, और राष्ट्रों के बीच में भी परस्पर जो संघर्ष और जो द्वेष की स्थिति उसके स्थान पर सहयोग और मैत्री का विकास हुआ। देखिए सबसे पहला जो है कि इसमें महाशक्तियों के बीच सहयोग और मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास हुआ तनाव शैथिल्य से। दूसरा है इससे विभाजित यूरोप का एकीकरण हुआ। यूरोप जो पश्चिमी और पूर्व में बिखरा हुआ था, जो सहयोग नहीं था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में द्विध्रुवीकृत हो गया था यूरोप, परस्पर व्यापारिक व सांस्कृतिक आदान प्रदान का विस्तार हुआ। तीसरा है इससे आतंक का संतुलन समाप्त हो गया और विश्व में तीसरे महायुद्ध के भय से मुक्ति मिल गई, क्योंकि कई बार स्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हो गई विश्व में कि जिसमें दोनों ही महाशक्तियाँ परस्पर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इससे हो सकता है विश्व युद्ध तृतीय विश्व युद्ध हुआ, या तृतीय विश्व युद्ध होगा तो परमाणु युद्ध होता, और परमाणु युद्ध होने के बाद में पूरी मानव जाति समाप्त हो जाती। लेकिन तनाव शैथिल्य के कारण जो है विश्व जो है तृतीय विश्व युद्ध की जो भय है उससे उसको मुक्ति मिल गई। चौथा है इससे परमाणु शस्त्रों के नियंत्रण के प्रयास तेज हो गए। देखिए 1963 में 1968 में जो संधियाँ हुई थी अणु अप्रसार संधि, जिससे विश्व का जो तेजी से शस्त्रीकरण हो रहा था इसमें कमी आई। इससे गुटबंदी को गहरा आघात लगा। ये सैन्य गुट बन गए, मैंने आपको बताया शीत युद्ध में, जैसे नाटो है, सीटो है, सेंटो है, सोवियत संघ के नेतृत्व जो वार्सा पैक्ट है, ये सैन्य गुट थे। इन सैन्य गुटबाजों ने विश्व को अस्त्र शस्त्रीकरण के लिए बहुत तीव्र गति प्रदान की।
लेकिन तनाव शैथिल्य के कारण जो गुटी राजनीति थी उसको धक्का लगा। इसने गुट निरपेक्षता को अप्रासंगिक बना दिया। विद्वान ये कहते हैं कि शीत युद्ध की कमी अर्थात तनाव शैथिल्य ने गुट निरपेक्षता की भूमिका को सीमित कर दिया, क्योंकि जब शीत युद्ध था तो गुट निरपेक्ष आंदोलन अपनी प्रभावी भूमिका में था, क्योंकि वे देश जो दोनों गुटों से अलग रहना चाहते थे वो गुट निरपेक्ष आंदोलन के दिन आए, और गुट निरपेक्ष आंदोलन के द्वारा दोनों ही महाशक्तियों के बीच में जो सहयोग विकसित किया जा रहा था अब उसकी उतनी प्रासंगिकता नहीं रही, ऐसा विद्वान मानते हैं। तो ये जो थे कि देतांत का जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर यह प्रभाव पड़ा, तो सार रूप में ये है कि इससे विश्व की जो राजनीति है वो संघर्ष और भय की स्थिति थी वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी। महाशक्तियों के बीच में सहयोग बढ़ा, पूर्व यूरोप तथा पश्चिमी यूरोप के बीच में सहयोग बढ़ा, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला, संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका में वृद्धि हुई और गुट निरपेक्षता की भूमिका में कुछ कमी आई। आगे देखिए, अब अपन देखते हैं शीत युद्ध के विकास का अंतिम काल, जो 1970 के दशक का दितांत अफगानिस्तान संकट के जन्म लेते ही नए प्रकार के शीत युद्ध में बदल गया कि 1979 में 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप किया और अपनी समर्थित सरकार वहाँ स्थापित कर दी। इससे देतांत की समाप्ति हो गई और नए शीत युद्ध का प्रारंभ हो गया। इसको नव शीत युद्ध के नाम से जानते हैं, जो 1979 से प्रारंभ हुआ कि अफगानिस्तान द्वारा सोवियत संघ में सैन्य हस्तक्षेप से नव शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ। इससे देतांत की समाप्ति हो गई, अर्थात कि महाशक्तियों के बीच में तनाव में कमी आई थी वो समाप्त हो गई और पुनः शीत युद्ध जो है वो प्रारंभ हो गया, और विद्वान इसको नव शीत युद्ध की संज्ञा देते हैं। अब आपसे ये पूछा जाए कि नव शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ, तो आप बताएंगे कि 1979 में सोवियत संघ के द्वारा अफगानिस्तान में जो सैन्य हस्तक्षेप करके अपने समर्थित सरकार स्थापित की, तब से नव शीत युद्ध का प्रारंभ माना जाता है। दोनों शक्तियों में लगभग एक दशक रहने वाला तनाव शैथिल्य के दिन समाप्त हो गए और पुनः दोनों महाशक्तियों के बीच में तनाव जो है वो बढ़ने लगा। इसके पीछे कारण देखिए, नव शीत युद्ध के पीछे कारण, पहला कारण है कि सोवियत संघ की शक्ति में वृद्धि ने अमेरिका के खिलाफ अपनी पुरानी दुश्मनी पुनः प्रारंभ कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन ने राष्ट्रपति बनते ही शस्त्र उद्योग को बढ़ावा दिया और मित्र राष्ट्रों का सशस्त्रीकरण पर बल दिया। रीगन ने तत्काल अपने जो मित्र राष्ट्र थे, यूरोपियन राष्ट्र, मित्र राष्ट्र और अपने गुटबंदी के जो राष्ट्र थे, उनका सैन्यीकरण करना प्रारंभ कर दिया। अमेरिका तथा सोवियत संघ में अंतरिक्ष अनुसंधान की होड़ लगी। चौथा है कि अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया, इससे शीत युद्ध में वृद्धि हुई और अमेरिका और सोवियत संघ में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा पुनः शुरू हो गई। पांचवा है कि सोवियत संघ ने दक्षिणी पूर्वी एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया और 23 मार्च 1983 को अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन ने स्टार वार्स परियोजना अर्थात कि सोवियत संघ के साथ में अंतरिक्ष युद्ध की घोषणा कर दी। इससे दोनों ही महाशक्तियों के बीच में अस्त्र शस्त्रों की होड़ बढ़ गई। अगला पॉइंट है कि हिंद महासागर में सोवियत संघ ने अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी, क्योंकि अमेरिका पहले ही अपने सैन्य अड्डे हिंद महासागर में स्थापित कर चुका था, लेकिन इसके साथ जब सोवियत संघ ने हिंद महासागर में अपनी सैन्य गतिविधियां प्रारंभ की तो दोनों देशों के बीच में तनाव पुनः खड़ा हो गया। और लास्ट है कि सोवियत संघ ने खाड़ी क्षेत्र, खाड़ी मतलब पश्चिमी एशिया का जो क्षेत्र है वो खाड़ी क्षेत्र कहलाता है, सोवियत संघ ने खाड़ी क्षेत्र तथा पश्चिमी एशिया में अपना प्रभुत्व बढ़ाने का प्रयास किया। जो इजराइल के विरोधी राष्ट्र थे, जो अरब राष्ट्र थे, उन राष्ट्रों को अमेरिका ने अपना समर्थन जो है, अमेरिका के स्थान सोवियत संघ ने जो है इन खाड़ी देशों को अपना समर्थन दिया। अब अपन देखते हैं कि शीत युद्ध जो था वो 1963 तक चला। इसके बाद में तनाव शैथिल्य आया और तनाव शैथिल्य के बाद में पुनः ऐसी कुछ घटनाएं विश्व राजनीति के सामने प्रकट हुई जिससे पुनः अमेरिका व सोवियत संघ के बीच में तनाव बढ़ा। अब इस गुटी प्रतिस्पर्धा से और महाशक्तियों के बीच में तनाव से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर उसके क्या प्रभाव पड़े, विश्व व्यवस्था पर इसके क्या प्रभाव पड़े, छोटे राष्ट्रों के ऊपर क्या प्रभाव पड़े, महाशक्तियाँ किस तरह से इससे प्रभावित हुई, तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा या शीत युद्ध के क्या परिणाम निकले।
तो इसमें सबसे पहला परिणाम ये था कि शीत युद्ध की राजनीति ने विश्व को दो गुटों में, सोवियत गुट और अमेरिकी गुट में विभाजित कर दिया। विश्व की प्रत्येक समस्या को गुटी स्वार्थों से ही परखे जाने लगा। चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका की तरफ से कोई प्रस्ताव आए या संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की तरफ से कोई भी प्रस्ताव आए, दोनों ही महाशक्तियों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में एक दूसरे के विरोध करने के लिए विरोध की भावना के आधार पर कार्य करने लगे और पूरा विश्व का जो वातावरण है वो दो गुटों में बंट गया। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर यह प्रभाव पड़ा कि इससे यूरोप का विभाजन हो गया, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप। पश्चिमी यूरोप अमेरिकी समर्थक था, जबकि पूर्वी यूरोप जो था वो सोवियत संघ के समर्थित हो गया। और पश्चिमी यूरोप में लोकतांत्रिक सरकारें बनी और पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन के आधार पर साम्यवादी सरकारें बनी वहाँ पर। तो इस प्रकार से यूरोप का भी दो तरह से विभाजन हो गया, एक अमेरिकी समर्थित और एक सोवियत संघ समर्थित देश। तीसरा देखिए, इसने विश्व में आतंक और भय में वृद्धि की। प्रत्येक देश, प्रत्येक गुट जो है एक दूसरे को भय से, एक दूसरे को आतंक के रूप में देखने लगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव उत्पन्न हुआ, राष्ट्रों के बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ी, राष्ट्रों के बीच में अविश्वास की भावनाएं बढ़ी और शीत युद्ध ने एक तरह से गर्म युद्ध का वातावरण तैयार किया। शीत युद्ध कभी भी वास्तविक युद्ध बदल सकता था। कई बार ऐसी विश्व व्यवस्था में, विश्व राजनीति में परिस्थितियाँ आई जिसमें उष्ण युद्ध होने की संभावना थी, अर्थात कि वैचारिक या राजनीतिक या प्रचार युद्ध के स्थान पर आपस में शस्त्रों से लड़े जाने वाले युद्ध की संभावना बनी। इससे विश्व का जो पूरा वातावरण था वो भय के रूप में बदल गया। आगे देखिए, इससे आणविक युद्ध की संभावना में वृद्धि हुई और परमाणु शस्त्रों के विनाश के बारे में सोचा जाने लगा, क्योंकि महसूस किया गया कि अब दोनों ही गुटों के पास में परमाणु सैन्य क्षमता है और कभी भी विश्व युद्ध हुआ तो परमाणु शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। इस संभावना ने विश्व में आणविक शस्त्रों की होड़ को बढ़ावा दिया। आगे देखिए, इसने शक्ति संतुलन के स्थान पर आतंक के संतुलन को जन्म दिया या भय का संतुलन, क्योंकि परमाणु शक्ति संपन्न होने के बाद में अब ये शक्ति संतुलन नहीं कह सकते अपने इसको, क्योंकि भय से संतुलित है। परमाणु क्षमता के भय से दोनों ही गुट जो है अपने आप को संतुलित करने लगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ में देखिए, इससे गुट निरपेक्ष आंदोलन को आधार मिला। गुट निरपेक्ष अर्थात कि जो राष्ट्र पूंजीवादी और साम्यवादी गुट में नहीं थे और विदेश नीति में अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे और दोनों ही गुटों के बीच में परस्पर सहयोग को बढ़ावा देना चाहते थे, उस आंदोलन को इसमें बल मिला। विश्व में नव उपनिवेशवाद का जन्म हुआ। उपनिवेशवाद तो 1950-60 के दशक में समाप्त हो गया, लेकिन इससे नव उपनिवेश अर्थात कि आर्थिक रूप से जो नवोदित राष्ट्र थे वो विकसित राष्ट्रों के ऊपर निर्भरता उनकी धीरे धीरे बढ़ने लगी, क्योंकि वो हथियारों की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से अपने जो आकार राष्ट्र थे उन पर उनकी निर्भरता बढ़ी। नेक्स्ट है कि विश्व राजनीति में परोक्ष युद्धों की भरमार हो गई, क्योंकि लड़ तो कोई और रहे थे लेकिन इनके पीछे जो समर्थन था वो महाशक्तियों का समर्थन था। हथियार अमेरिका के भी थे और सोवियत संघ भी थे, लेकिन स्वयं उसमें सम्मिलित नहीं थे। इनकी तरफ से ये प्रॉक्सी वार टाइप युद्ध लड़ा गया। इससे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलनों का विकास हुआ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रचार तथा कूटनीति के महत्व को समझ लगा कि कूटनीति के द्वारा ही विश्व की जो तनाव है, विश्व का जो वातावरण है, इसमें कमी आ सकती है। तो इस वीडियो में अपन ने सबसे पहले अपन ने तनाव शैथिल्य के बारे में आपने बताया कि 1962 के बाद में जो तनाव शैथिल्य आया, तनाव शैथिल्य का अर्थ आपने समझा कि मूलतः फ्रेंच भाषा का शब्द है डेटेंट, DENTE। इसको हिंदी में अपन कह सकते हैं कि तनाव में शिथिलता लाना या तनाव शैथिल्य। ये कब से आया कि अपन मानते हैं कि 1962-63 के बाद में ये तनाव आया, तनाव शैथिल्य आया। इसका उद्देश्य ये था कि महाशक्तियाँ जो है आपस में जो ये तनाव है उस तनाव में कैसे कमी ला सकती है। तनाव शैथिल्य के कारणों के बारे में अपन ने पढ़ा। अब तनाव शैथिल्य लाने के लिए क्या क्या प्रयास हुए इसके बारे में पढ़ा। इसके अलावा जो चौथा चरण है जिसको अपन नव शीत युद्ध की संज्ञा देते हैं, कैसे उभरा, इसके पीछे क्या कारण थे, किन किन घटनाओं ने नव शीत युद्ध को जन्म दिया, तनाव जो शीत युद्ध हुआ उसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा,
इसके बारे में भी अपन ने अध्ययन किया। तो इस वीडियो में अपन ने इससे पहले शीत युद्ध और तनाव शैथिल्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसके मुख्य प्रभावों के बारे में अध्ययन किया। तो इसमें देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न, बड़ा प्रश्न भी बनता है, छोटे प्रश्न भी बनते हैं। शीत युद्ध की परिभाषा के मामले में तनाव शैथिल्य की परिभाषा दीजिए, 2 प्रश्न बन गया। शीत युद्ध के कोई 2 कारण का उल्लेख कीजिए। शीत युद्ध के 2 अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़े उसके बारे में अध्ययन कीजिए। देखिए बड़ा प्रश्न इसमें शीत युद्ध को स्पष्ट करते हुए इसके कारणों और प्रभावों का अध्ययन कीजिए। तो ये प्रश्न बनते हैं इसमें, वो आपको ध्यान रखना है। धन्यवाद आपको।